नमस्कार। आप इस समय आज तक और इंडिया टुडे पर हैं और मैं हूं अंकित त्यागी और मेरे साथ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली इस समय देश में क्या दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में इस समय केस हैं तो वो दिल्ली में है। मुंबई से काफी आगे निकल चुका है दिल्ली इस मामले में। क्या तैयारी है दिल्ली सरकार की और क्यों हम इस स्थिति में पहुंचे, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आपने एक प्लाज्मा डोनर बैंक की एक अनाउंसमेंट करी। क्या है ये अनाउंसमेंट? क्योंकि अब लोगों को दिखने लगा है कि ब्लड बैंक से ज्यादा शायद इस समय फिलहाल प्लाज्मा बैंक की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये क्या पहल है? क्योंकि अभी भी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल स्टेज पर ही अगर कहें तो है, अभी पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है इस थेरेपी को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लगभग 2-2.5 महीने पहले सबसे पहले दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लेके प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू किए थे, केंद्र सरकार से परमिशन लेके। और हमारा जो पहला ट्रायल था 29 पेशेंट्स पे था और वो ट्रायल काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इन द सेंस वो ये दिखाता है कि अगर बहुत सीरियस अगर पेशेंट है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गए और वेंटिलेटर पे चले गए, उनको तो बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट पेशेंट है, उसकी स्थिति को ख़राब होने से बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल नज़र आती है। आज जब वैक्सीन कोई नहीं है हमारे पास और कोई और नहीं है, तो ये एक अच्छा एक मददगार साबित होती है। मैं इतना ही कहूँगा, बड़े बड़े अभी दावे नहीं करूँगा। तो वो जो 29 पेशेंट्स में दिया, उसके नतीजे जब हमने केंद्र सरकार को सबमिट किए तो केंद्र सरकार ने काफ़ी हमें भी परमिशन दी और आगे भी परमिशन दी, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी परमिशन दी। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो है प्लाज्मा को ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फील कर रहे हैं कि कोई प्लाज्मा का डोनर मिल जाए, हमारा मरीज जो है वो अस्पताल में एडमिट है जी, कोई प्लाज्मा। मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं और गलत किस्म की एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं इस पूरे इसमें। तो अब सरकार ने तय किया है कि हम एक प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। जो लोग ठीक हो गए हैं उन लोगों को फ़ोन करके, उनको इनकरेज करके, उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। और ये जो प्लाज्मा बैंक होगा ये ILBS जो हमारा अस्पताल है वहाँ पे होगा। जो भी डोनर है उनको आने का जाने का सारी व्यवस्था करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जो ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अपनी ज़िंदगी में कम मौके आते हैं दूसरे की ज़िंदगी बचाने के लिए। ये एक मौका है। अगर आप प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो हो सकता है कि आपके प्लाज्मा से किसी एक आदमी की ज़िंदगी बच जाए। तो आप बिल्कुल, कुछ लोगों के मन में है कि वीकनेस आ जाती है, कोई वीकनेस नहीं आती है प्लाज्मा डोनेट करने से। कुछ तो अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, किसी तरह की कोई मन के अंदर भ्रांति रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे पहले है। आपकी सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो प्लाज्मा इकट्ठा होगा उसे फिर जो भी प्राइवेट का डॉक्टर हो या सरकारी डॉक्टर हो, जो भी रिकमेंड करेगा कि मेरे मरीज को ज़रूरत है, हम उसे प्लाज्मा देंगे। 27 तारीख को यानी कि शनिवार को आपने एक मीडिया इंटरेक्शन था, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने कहा कि जून के शुरुआती हफ्ते में, फर्स्ट वीक में, लैक ऑफ टेस्टिंग, लैक ऑफ बेड्स की वजह से कुछ पेशेंट्स की जान भी गई कि उस समय बेड्स अवेलेबल नहीं थे। क्या किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा एडमिशन ऑफ फेलियर नहीं है कि आपके पास मार्च से लेकर जून तक का समय था और आप खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री होने के नाते कि उस समय कुछ लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे? देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली ने कहाँ से शुरू किया, दिल्ली में कोरोना कैसे बढ़ा, इतना ज़्यादा कोरोना कैसे बढ़ा। कुछ लोग ये कह रहे हैं दिल्ली वाले इनडिसिप्लिन्ड हैं, कुछ लोग अलग अलग दिल्ली वालों के ऊपर वो कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा क्योंकि 15 फरवरी से लेके 20 मार्च के बीच में 35,000 लोग बाहर से आए इंडिया में। उन देशों से आए। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन देशों में जहाँ पे कोरोना बहुत बढ़ गया था, वहाँ के इंडियंस वहाँ से वापस इंडिया आना चाहते थे। तो भारत सरकार ने स्पेशल फ़्लाइट्स उनके लिए अरेंज की। वो सारी फ़्लाइट्स 35,000 लोगों को लेके आई, जिनकी शुरू में किसी को पता नहीं था क्या टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, क्या कुछ है। उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई शुरुआती दिनों के अंदर और वो सारे के सारे दिल्ली के अंदर फैल गए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने परिवार को, अपने दोस्तों को तो कर रहे थे।
शुरुआत के दिनों में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज कोई टेस्टिंग किट नहीं थी किसी के पास, कोई टेस्टिंग लैब्स नहीं थी किसी के पास। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो लॉकडाउन खुलने के बाद सब लोग आपस में मिलने लगे और ये एक बड़े स्तर के ऊपर फैला। जब तक हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको सुधार नहीं सकते। मैं मानता हूं कि जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में बेड्स की कमी थी, हमने काफ़ी बेड्स का इंतज़ाम किया था, वो भी कम पड़ गया। टेस्टिंग की कमी थी, हमने काफ़ी टेस्टिंग का इंतज़ाम किया था, वो भी कम पड़ गया था। आज की डेट में उसके बाद हम सोए नहीं। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि कोरोना की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई है जिसको कोई अकेली सरकार नहीं जीत सकती, कोई अकेली एजेंसी नहीं जीत सकती, कोई अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता। सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं सबके पास गया, केंद्र सरकार से मदद मांगी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें रैपिड टेस्टिंग किट्स से मदद की। शुरू में उन्होंने 10-12 हज़ार दी, अब हमने और ख़रीद ली हैं बहुत सारी, लेकिन उन्होंने शुरुआत हमारे को टेस्टिंग किट्स दी। बेड्स हम लोगों ने आज इतने इंतज़ाम कर दिए हैं दिल्ली के अंदर बेड्स के, अब बेड्स की कमी नहीं है। एक स्टेज थी, मैं मानता हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि जून के पहले हफ्ते में स्टेज थी कि आप एक अस्पताल से दूसरे, दूसरे से तीसरे दौड़ रहे थे आप, और अस्पताल कहता था बेड नहीं है, बेड नहीं है। आज बेड की कमी नहीं है। आज 13,500 बेड कोविड के इस टाइम ऐप के ऊपर हैं और 6,000 केवल ऑक्यूपाइड है। आज स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली में अस्पतालों में अब मरीज कम होते जा रहे हैं, कोविड के ठीक होके घर जा रहे हैं और नए मरीज नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आज टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने केंद्र सरकार की मदद से, हम शुक्रिया अदा करते हैं केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की मदद से 4 गुना हमने टेस्टिंग कर दी। जून के फर्स्ट वीक में हम 5,000 टेस्ट पर डे कर रहे थे, आज हम 20,000 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। तो कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को सुधारते जा रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल है, मुझे याद है आप ही के चैनल में आप ही ने शायद प्रोग्राम किया था कि एलएनजेपी अस्पताल में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। उसको हमने कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने धन्यवाद किया मीडिया का। आज कल और परसों पिछले 3 दिन के अखबार और मीडिया उठा के देख लीजिए, वही एलएनजेपी अस्पताल, आज सारा मीडिया तारीफ कर रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल बिल्कुल पलट गया है, उसमें टर्न अराउंड हुआ है। डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने सब ने मिलके इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और एलएनजेपी अस्पताल में आज डेथ लगभग हाफ हो गई हैं। जो पहले 20-25 डेथ डेली होती थी, आज 6-7 डेथ पर डे हो रही हैं। जब आप ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली में अब बेड्स काफ़ी बढ़ गए हैं, केसेस थोड़े कम आ रहे हैं, रिकवरीज बढ़ रही हैं, ये उस टाइम पे आप कह रहे हैं जब 23 तारीख को ऑलमोस्ट 4,000 केस थे और पिछले 10 दिनों में कम से कम हमने देखा मोर लेस 3500 से ज़्यादा केस दिल्ली के अंदर रोज़ आ रहे हैं। मुंबई से आगे दिल्ली निकल चुका है। शुरुआत में मुंबई में बहुत ज़्यादा केस थे, दिल्ली काफ़ी पीछे था उसके मुकाबले में। क्या जो 2 बहुत क्रूशल महीने थे, अप्रैल और मई के, जब लॉकडाउन पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया था, वहाँ शायद हमने बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं करे थे, इस वजह से दिल्ली में आज ये उसमें भी इंतजाम करे थे। जैसे आज जो इंतजाम है, आज मैंने बताया कि 6,000 बेड हमारे हैं, 13,500 बेड का इंतजाम है। आने वाले समय में हम और भी इंतजाम कर रहे हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे कि अगले कुछ दिन में मान लीजिए एक ज़बरदस्त स्पाइक आता है और हमारे सारे इंतजाम कम पड़ जाते हैं, तो उसके बाद उसके हिसाब से इंतज़ाम करेंगे। कोई भी कोरोना को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कितने केस आएंगे, कितने नहीं आएंगे। अब 23 जून को 4,000 केस आए, वो धीरे धीरे तब से कम हो रहे हैं। कल 2,800 के करीब केस आए हैं और आज शायद 2,000 के करीब केस रह गए हैं। तो केसेस कम हो, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन के बाद कोई स्पाइक आ जाए। तो तैयारी जो है आगे की भी करनी है, लेकिन आगे की कितनी करनी है एक एस्टिमेट के बेसिस पे हम लोग वो कर रहे हैं। इसी एस्टिमेट पे कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि दिल्ली में 5.5 लाख का जो एस्टिमेट मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि 31 जुलाई तक हो जाएगा, उसने लोगों को बहुत डरा दिया। और यही वो समय था जब गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि मुझे फिर दिल्ली में इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि सारी सिचुएशन नाकाफी है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की क्योंकि कुछ कमी थी, इस वजह से गृह मंत्री को उतरना पड़ा मैदान में? मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, कि ये इतनी बड़ी बीमारी है कि कोई भी एक व्यक्ति और कोई भी एक संस्था या कोई भी एक सरकार इससे निजात नहीं पा सकती। जब तक सारे मिलके काम नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। जब फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारे दिल्ली के अंदर केसेस बढ़ने चालू हुए और जब ये सारी चीज़ें
मैंने दिल्ली के सारे होटल मालिकों से बात की, वो सामने आए। 3,500 बेड्स हमने होटलों के अंदर इंतजाम किए। हमने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से बात की, 40% बेड्स हमने सारे अस्पतालों के उसके लिए बुक कर दिए कोविड के लिए। उसके बाद हमने जितने हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल थे उनको चालू करवाया। हमने सामाजिक संस्थाओं से और ये अक्षरधाम टेम्पल वालों ने मदद की, राधा स्वामी वालों ने मदद की, तेरापंथी वालों ने मदद की, से जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे सबसे हमने मदद मांगी, बैंक्वेट हॉल वालों से मदद मांगी, सबके पास गए, केंद्र सरकार के पास गए। आज आपको स्थिति थोड़ी कंट्रोल में नजर आ रही है क्योंकि सबने मिलके मिला जुला काम किया। केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, संस्थाओं ने, होटल ने, लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने भी, बिना लोगों के साथ के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, आगे की तैयारी चालू रखनी है। किसी भी टाइम, जैसे स्पेनिश फ्लू 1918 का देखें, एक बारी पीक आई, फिर नीचे हो गई, फिर एक और पीक आई, तो ये कैसे दूसरी पीक आएगी कि नहीं आएगी? कोई कह रहे बरसातों के बाद आएगी, कोई कह रहे सर्दी के बाद आएगी। ये जो हमारा एक अलायंस बना है दिल्ली के अंदर सब लोगों का, ये हमारी दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआती दिनों में जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो एक मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे, कंट्रोल में लग रहे थे, अब लग रहा है कि वो केंद्र सरकार कंट्रोल में है और अरविंद केजरीवाल इंजन के पीछे बस चले चले जा रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो दिल्ली की जो कोरोना वायरस की लड़ाई है उसका इंजन कौन है, अमित शाह या अरविंद केजरीवाल? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई ब्लैक एंड वाइट करने का वो पॉसिबिलिटी है। सब लोग अपना अपना, हमें दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को दी। आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार का मुखिया होने के नाते और दिल्ली के लोगों का मुख्यमंत्री होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर दिल्ली में कुछ भी बुरा होता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर दिल्ली में बेड्स नहीं मिलते उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर दिल्ली में टेस्टिंग नहीं होती उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर दिल्ली में प्लाज्मा की कमी आती है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर दिल्ली के अंदर किसी भी लोगों को कोई भी दिक्कत है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए मैं किसी के भी पास जाऊंगा, किसी के पैर पकड़ने पड़ेंगे उसके पैर पकड़ूंगा। अगर मेरे किसी के पैर पकड़ने से एक आदमी की जिंदगी भी मैं बचा सकता हूँ, मेरे को कोई गुरेज नहीं है उसके पैर पकड़ने से। दिल्ली में अभी शुरुआत में ये दिखाई पड़ा कि अमित शाह आए, वो लाजपत नगर LNJP हॉस्पिटल गए, राधा स्वामी सत्संग वाला जो जहाँ पर ये पूरा 10,000 बेड का पूरा फैसिलिटी बनाया, आपने एक ट्वीट किया, उनको निमंत्रण दिया कि चलिए साथ में जाके उसका इंस्पेक्शन करते हैं। उन्होंने एक और ट्वीट करके बोला कि ये बात तो पहले ही तय हो चुकी है। इसको देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट की लड़ाई चल रही है कि अरविंद केजरीवाल काम अमित शाह ने शुरू करा दिया है और अरविंद केजरीवाल क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऑपोजिशन तो कम से कम, और जो लोकल यूनिट बीजेपी की है वो तो आप पे यही इल्जाम लगा रही है। सारा क्रेडिट उनका, आपको नहीं चाहिए, पॉलिटिकल नुकसान नहीं होगा इसका? सारा क्रेडिट उनका। और दिल्ली में जितनी कमियां हैं इस टाइम वो सारी मेरे सर पे। उन कमियों को दूर करने में मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ। लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है। मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। आपको नहीं लगता कि इसका पॉलिटिकल नुकसान होगा? लोग सोचेंगे कि वोट तो मुख्यमंत्री जी को दिया था, अब वो कह रहे हैं कि क्रेडिट अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अमित शाह कर रहे हैं, तो लेनो दो ना सारा क्रेडिट। मैं राजनीति नहीं कर रहा, मेरे को राजनीति नहीं करनी, राजनीति मेरे को करनी भी नहीं आती, राजनीति मेरा मकसद भी नहीं है। मेरा मकसद लोगों की सेवा करना है, मेरा मकसद लोगों की जान बचाना है। मैंने अपने सारी पार्टी के लोगों पे कहा, आप देखेंगे ट्विटर के ऊपर देख रहे होंगे, कोई बीजेपी का बड़ा नेता कहता है मुझे प्लाज्मा चाहिए, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर जाके उसको प्लाज्मा दिलाता है। बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला हो चाहे कोई भी हो, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें जान बचानी है। चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाला हो, कोई भी हो, हर एक आदमी की जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी में लगे हुए हैं। कितना फर्क पड़ा है केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इंटरवेंशन से दिल्ली की लड़ाई में कोरोना वायरस के खिलाफ? क्योंकि दिल्ली में वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, एक तरफ MCD है, केंद्र सरकार के भी हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों में देखा गया, जैसे कि आपने बीच में कहा कि आपकी सरकार ने कि बाहर के लोगों का इलाज करना संभव शायद नहीं होगा, वो केंद्र सरकार के अस्पताल करें, दिल्ली सरकार के अस्पतालों को रिजर्व कर दिया जाए, उसको केंद्र सरकार ने पलट दिया। होम आइसोलेशन वाली जो पॉलिसी थी उसके ऊपर कुछ मतभेद रहे। तो क्या एक समन्वय बन पाया है और कितना
फायदा मिला है अरविंद केजरीवाल की सरकार को कोरोना वायरस की लड़ाई में केंद्र सरकार के इंटरवेंशन से? अभी तक हमने उनसे कई बार मदद मांगी। जैसे शुरू में पीपी किट्स नहीं थे हमारे पास, हमने केंद्र सरकार से मांगा, उन्होंने दिए। शुरू में टेस्टिंग किट्स नहीं थे हमारे पास, हमने उनसे मांगे, उन्होंने दिए। अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने उनसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मांगे, उन्होंने हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए। हमने उनसे कहा कि ये जो राधा स्वामी सत्संग के अंदर इतना बड़ा सेंटर बन रहा है, हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी थी, हमने उनसे मांगा, उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेज की सुविधा सब हमें दिलवाई। तो कई बार जो जो चीज़ें हम लोगों ने मांगी उन्होंने काफ़ी मदद, अब सबसे बड़ी मदद पिछले दिनों में मिली एक्सपर्ट एडवाइस की। नेशनल लेवल पे उनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, दिल्ली के लेवल पे हमारे पास उस किस्म के उस लेवल के एक्सपर्ट्स नहीं हो सकते। तो एक्सपर्ट एडवाइस उन लोगों को जब जब हमने कहा कि हमें इसमें मदद चाहिए, इसमें मदद चाहिए, उनसे मदद मिली। और जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि हम अकेले कोरोना से निपट लेंगे, वो किसी और ही प्लेनेट में रह रहे हैं। अमेरिका फेल हो गया, स्पेन फेल हो गया, न्यूयॉर्क फेल हो गया, लंदन फेल हो गया, सारे फेल हो गए। कोई एक सरकार कर ही नहीं सकती, सबको मिलके एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर आपको उसी का नतीजा आज नजर आ रहा है। पिछले जो हमारा अलायंस हुआ है, राजनीति को बिल्कुल साइड रख के, तू मैं को बिल्कुल साइड रख के, हमने जो एक साथ मिलके काम किया है टीम की तरह, सारों ने, होटल वालों ने, हॉस्पिटल वालों ने। अब इस लड़ाई में अगर आप सोचें कि अस्पतालों की कोई भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप ये कहें कि होटल वालों की कोई भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने जो बेड्स, हम लोगों ने बेड्स की जो त्राही हो रही थी, 4 दिन के अंदर बेड्स की जो संख्या बढ़ाई, वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ाई, इनके साथ लेके हम लोगों ने बढ़ाई। टेस्टिंग की जो व्यवस्था बढ़ाई, वो लैब्स के सहयोग से बढ़ाई, लैब्स वालों से हमने बात की। तो सब लोगों का साथ है, सब लोगों के साथ से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई भी क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि सारा क्रेडिट उन सब लोगों का, और जो कमियां हैं वो मेरे जिम्मे। क्या एस्टिमेट है अभी? 5.5 लाख का एक एस्टिमेट दिया गया था, जिसको लेकर कहा गया कि वो तो शायद लोग डर गए उससे ज़्यादा। अभी आज को फिलहाल देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, क्या है एस्टिमेट आपका कि आगे किस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस के केस बढ़? पहली चीज़ मैं 5.5 लाख वाले को क्लैरिफाई कर देता हूँ। 5.5 लाख का जो एस्टिमेट था, वो केंद्र सरकार का फॉर्मूला, एक केंद्र सरकार की एक वेबसाइट है जो वो हर राज्य को देते हैं, उसको उसका पासवर्ड वगैरह, उसमें हर राज्य सरकार अपना डेटा फीड करती है और वो फिर वेबसाइट, केंद्र सरकार की वेबसाइट थ्रो अप करती है आगे 2 महीने के क्या प्रोजेक्शंस हैं। वो रिकवरी रेट पे बेस्ड होता है, ग्रोथ रेट पे बेस्ड होता है, और एक डेथ रेट पे बेस्ड होता है। एक दो चीज़ें और होती हैं, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले ने ये बताया था कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री होते हुए मेरी जिम्मेदारी है लोगों को बताना कि ये आने वाले समय में तस्वीर नजर आ रही है, इसीलिए सब लोग तैयार हो जाओ, इतना नहीं होने देना। अगर मैं अपने लोगों को बताऊंगा ही नहीं तो लोग चौकन्ने कैसे होंगे, लोग तैयारी कैसे, एक होगा, मेरे को पूरा करना जी। अब मुझे आज बड़ी खुशी है कहते हुए, जून के अंतिम 30 जून कल है, 30 जून तक जितने उस फॉर्मूले के हिसाब से 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत थी। 1 लाख केस 15 और 45,000 एक्टिव केसेस उसमें लिखे हुए थे। 1 लाख टोटल केस होने थे, 45,000 एक्टिव केस होने थे और 15,000 बेड की जरूरत थी। हमारे एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली के लोगों की एफर्ट्स की वजह से, दिल्ली सरकार के एफर्ट्स की वजह से, सभी लोगों के, केंद्र सरकार के एफर्ट्स की वजह से आज ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 30 जून आ गया, लेकिन 27,000 एक्टिव केसेस हैं, 15,000 बेड्स की जरूरत नहीं है, 6,000 बेड भी पूरे नहीं भर रहे, आधे बेड्स की जरूरत है, आधे एक्टिव केसेस हो रहे हैं। और इस टाइम स्थिति, पिछले हफ्ते जो स्थिति है उसने एक तरह से टर्न अराउंड लिया है। आज दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या घट रही है, केसेस बढ़ रहे होंगे लेकिन घर में सबका इलाज हो रहा है। आज दिल्ली में जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग डेली ठीक हो रहे हैं। आज दिल्ली में मौत जो है वो तेजी के साथ कम होती जा रही है, डेथ कम हो रही है। आज जितने लोग पहले हम टेस्ट करते थे उसमें से पॉजिटिविटी रेशो कहते हैं कि जितने लोग हम टेस्ट करते थे उसमें जितने पॉजिटिव आते थे, आज उनकी संख्या घटती जा रही है। ये कई सारी चीज़ें पिछले हफ्ते 10 दिन में होने लगी हैं
और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड कि आगे ऊपर वाले की दया से सब लोगों के सहयोग से कोरोना बढ़ना नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको कब तक दिल्ली में पीक आएगा, आपका क्या अनुमान है? और अगले कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में, जैसे आप कह रहे हैं अगर ट्रेंड जो नंबर ऑफ केसेस का वो डाउनवर्ड रहता है, तो आपको क्या लगता है कि जो एकदम स्पर्ट आया था उसको कंट्रोल करने में आप कामयाब हुए? जो एकदम से स्पर्ट आया था उसमें जो सबका सहयोग लिया हम लोगों ने, वो चाबी है उसकी। किसी ने हमें टेस्टिंग किट दिए, किसी ने हमें एक्सपर्ट एडवाइस दी, किसी ने हमें अपनी जगह दी, किसी ने कोई सहयोग दिया, किसी ने होटल दिए, किसी ने ये दिया, किसी ने, सबका सहयोग जो था उसने आज अपने को, दिल्ली को उस कठिन परिस्थिति से निकाल लिया है। आज दिल्ली स्टेबल नज़र आती है, दिल्ली के आंकड़े स्टेबल नज़र आते हैं, दिल्ली में उतनी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। अगर यही स्थिति रही तो हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अगर स्पाइक दोबारा आया तो फिर उस टाइम अपने को वो करना पड़ेगा। क्या आपको, लेकिन अभी हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, जैसे 15 अभी 13,500 बैठे, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जून के बाद से आपने जो कहा समन्वय भी दिखा, आप गए लोगों से मिलने, समन्वय पहले भी था, तो लेकिन ये वॉर, आपने देखा होगा कि जब से कोरोना है हमने ढेरों राजनीतिक डिफरेंसेस होते हुए भी केंद्र सरकार के साथ हमने कदम से कदम मिला के चले हैं पूरे कोरोना के पीरियड में। कहीं भी कई लोग मुझे ये कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी राजनीति में जो भी कहते हैं, लेकिन हमने राजनीति को अलग रखा। जून के महीने में एक वॉर लेवल पे जब हमने देखा कि हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा आगे चला गया, तो वॉर लेवल पे एफर्ट्स किए और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। तो सब लोगों के समन्वय से, सब लोगों के एफर्ट से आज हम इस स्थिति पर। आप जैसे आपने बोला कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये एडमिट भी करना पड़ेगा कि कमियां कहाँ कहाँ हैं और उसके हिसाब से आप उनको सुधार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने कहा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल इतना खराब है, हम लोग बैठ के कह सकते थे कि गंद मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ढिमका, हमने ये नहीं कहा। मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग जो बोल रहे हैं हम उसको ठीक करेंगे। मैंने वहाँ पे डॉक्टर से बात की, जो जो कमियां थी एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। वहाँ पे सबने सहयोग किया। अभी भी हो सकता है कमियां, उनको भी ठीक करेंगे, लेकिन आज आप ही, मीडिया ही 3-4 दिन से तारीफ कर रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल बदल गया है। अब अगर कोई ये कहे आके कि एलएनजेपी अस्पताल इसलिए बदला क्योंकि केंद्र सरकार से कोई आया और उसने, एलएनजेपी अस्पताल बदला क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने काम किया, वहां के डॉक्टर्स ने काम किया, वहां की नर्सों ने काम किया, हमारे ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत की, सहयोग किया, सब लोगों ने मिलकर किया। वहां पे बहुत वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वो सब लोग कर रहे हैं काम। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अभी फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, बेड्स तो आप बढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, बाकी हेल्थ कर्मचारी हों, उनको लेकर क्या करा जा रहा है? एलएनजेपी के अंदर और अस्पतालों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ, कुछ बड़े डॉक्टर्स की जान भी चली गई इसमें। क्या दिल्ली के पास पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है इस समय से जूझने के लिए? एट द मोमेंट है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एक ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1000 थी, 2000 हुई, 3000 हुई, 4000 हुई, अब केसेस भी थोड़े घटने लगे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो उतने सीवियर नहीं है, उनकी इंटेंसिटी माइल्ड है, घर में ही उनका इलाज हो पा रहा है। उतने लोग अस्पताल जा नहीं रहे, अब अस्पतालों की जरूरत पड़ नहीं रही। दूसरा एक और भी ट्रेंड देखने को मिला कि पहले लोगों में डर बहुत ज्यादा था। उसे पता चलता था मैं बीमार हो गया, चाहे उसमें सिम्टम हुए ना, वो सीधा अस्पताल भागता था। अब जब वो लोग देख रहे हैं कि 52,000 लोग दिल्ली में ठीक हो गए और उसमें से 30-40 हज़ार लोगों से ज्यादा घर में ठीक हो गए, तो लोगों को लगता है यार माइल्ड है तो घर में ही रह लो। हमने ऑक्सीमीटर दे दिया, सबके घर में ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया, जो जो लोग बीमार थे। अब वो अपनी देख लेता है हर घंटे में ऑक्सीजन ठीक है, बस इतना देखना। तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर कि सबको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। जब सब अस्पताल नहीं भाग रहे तो डॉक्टर्स और नर्सेज की इस टाइम पर्याप्त मात्रा है। इसी होम आइसोलेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी था। एलजी के 2 ऑर्डर आए, दोनों को पलटना पड़ा, आपने जाके उसका विरोध भी करा। तो वो क्या कहीं ना कहीं क्यों इस तरह की स्थिति आई कि पिछले हफ्ते तक इसमें ऑर्डर हुआ, वापस लेना पड़ा, आपका विरोध रहा, पब्लिकली विरोध रहा, इस तरह की स्थिति क्यों बनी? कंफ्यूजन क्योंकि उससे लोगों में बहुत हुई। अंत भला सो भला,
अब ठीक हुआ। होम आइसोलेशन तो अच्छी चीज़ है। उनको कुछ कन्फ्यूजन था, उनकी कन्फ्यूजन दूर की है हम लोगों ने। उनके मन में डाउट्स थे, डाउट्स दूर कर दिए, मान गए वो लोग, सबको मना लिया, चिंता मत करो, सब साथ है। इस पूरे कोरोना वायरस की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ट्रांसपेरेंसी के लिए पक्षधर थे, आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगे कि डेटा फज हो रहा है, डेथ का डेटा फज हो रहा है। एमसीडी के लोगों ने आके बोला कि ज्यादा लोग मर रहे हैं, सरकार अपना डेटा कम दिखा रही है। हाईकोर्ट तक गए, पर हाईकोर्ट से वहां पे आपको रिलीफ भी मिला। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं, जब कंपनी में जाना हाईकोर्ट ने पड़ेगा। चेक कर लिया, हाईकोर्ट ने सारा, हाईकोर्ट में पीआई लगाई इन लोगों ने, हाईकोर्ट ने चेक कर लिया, बोले दिल्ली सरकार का डेटा ठीक है, तो फिर तो राजनीति हो रही थी उस पर। हम क्यों, मेरे को कोई मेडल थोड़ी मिलने वाला है यार कि गोल्ड मेडल मिलेगा अगर डेटा को ठीक कर लेंगे। जो समस्या है उसको टेबल पे रखो, सबको बता दो भाई ये समस्या है, हमने बता दी। आज 4000 केस आ रहे हैं, हम छुपा रहे हैं क्या? छुपाने की कोशिश करी क्या? नहीं करी। अब इसको कम करेंगे। अगर हम समस्या को ही नहीं सामने रखेंगे, आपने कहा 5.5 लाख क्यों बताया था भाई, उस टाइम केंद्र सरकार की वेबसाइट के हिसाब से अनुमान 5.5 लाख का था। हमने तैयारी भी उसी हिसाब से करनी शुरू की। अब केसेस कम हुए हैं, तो अब देख रहे हैं आगे जैसे जैसे होगा। होम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से कुछ राजनीति में फर्क आया नीचे, दिल्ली की राजनीति में, एमसीडी की राजनीति में? अभी मैं राजनीति में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। एक सीरोलॉजिकल सर्वे आपने कहा शुरू होगा दिल्ली में, डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा, क्या शुरू हो गया? हो गया शुरू। 45 लाख हाउस होल्ड का एक समझ लें टारगेट है, 2 करोड़ लोगों का। नहीं, वो अलग है। वो सीरोलॉजिकल सर्वे 20,000 लोगों का है। 20,000 का। पर मैं कह रहा हूँ एक डोर टू डोर सर्वे की भी बात उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार ने इसमें कहा, उनकी एक्सपर्ट कमेटी जो है के पॉल साहब की, उसने कहा कि पूरी दिल्ली का सर्वे होना चाहिए। हमने कहा जरूर करेंगे। तो अभी कैसे किया जाए, इसका लॉजिस्टिक्स कैसे होगा, कितने दिन लगेंगे, कैसे होगा, उसका वर्कआउट कर रहे हैं सब लोग। सीरोलॉजिकल सर्वे 6 तारीख तक आ जाएगा आपके पास? सीरोलॉजिकल सर्वे तेजी से चल रहा है। 5,000 करोड़ रुपए की बात करी थी मनीष सिसोदिया जी ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सबको मदद कर रहा है, हमें मदद नहीं कर रहा है। अब जब आप कह रहे हैं कि आप मदद मांगने के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं और रिश्ते थोड़े ठीक चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के, तो उम्मीद है कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलने वाली है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है। मांगी गई है? मांगे, मैंने कई बार मांगे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जरूर देंगे। कुछ जवाब अभी तक मिला है आपको? अभी तक नहीं आया। अरविंद जी, आगे क्योंकि कोरोना वायरस पे मैं बस आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल मेरे उसके बाद और भी होंगे। मैं आखिरी सवाल आपसे कोरोना वायरस पे पूछना चाहता हूँ कि अब आगे दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का रोड मैप क्या है? हम क्या मान के चलें कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करेगी? मैं बस एक ही चीज कह सकता हूँ कि कोरोना नया वायरस है, पूरी दुनिया को नहीं पता कि ये कैसे व्यवहार करेगा, क्या करेगा। जैसे स्पेनिश फ्लू है, एक बारी 2 या 3 पीक आई उसकी बताते हैं। सेकंड पीक सबसे ज़्यादा डेंजरस थी उसकी। तो पहली पीक जो थी उसके बाद लोगों ने सोचा चला गया, लेकिन फिर आ गया वो। आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता। इसकी केवल एक ही चाबी है, ईमानदारी के साथ सारे मिलके निस्वार्थ भाव से, सारी राजनीति साइड करके अगर सारे मिलके लड़ेंगे तो कोरोना को हराएंगे, और अगर आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा। कल आखिरी दिन है अनलॉक 1 का। 1 जुलाई से नई गाइडलाइंस आनी है, अनलॉक 2 की बात हो रही है। दिल्ली में काफ़ी हद तक आपने चीज़ों को खोला, उसके बाद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े। कुछ चीज़ों पे अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिम है, स्विमिंग पूल है और कुछ चीज़ों के ऊपर है। क्या आपकी सोच है अनलॉक 2 में, क्या दिल्ली को और छूट मिलेगी या कुछ वापस करा जाएगा क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं? एक बारी देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार कितना अलाउ करती है। जो केंद्र सरकार अलाउ करती है, हमारी उसी सीमा के अंदर हम खोल सकते हैं। तो आज या कल में जब केंद्र सरकार अपना ऑर्डर निकालेगी तो उसके बाद हम लोग भी निर्णय लेंगे। और कोई देश में मुख्यमंत्री आपको ऐसा लगा जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो? सब अच्छा काम कर रहे हैं। किसी से कुछ सीखा अपने आपने अपने कहीं पर? अपने अपने क्षेत्र में सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर एक स्टेट और हर एक शहर एक अलग परिस्थिति है, ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कहीं ज़्यादा है तो उनकी वजह से नहीं है, कहीं कम है तो उनकी वजह से नहीं है। सभी लोगों को, सभी सरकारों को कोशिश ये करनी है कि जितना है उसको कंट्रोल किया जाए और जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से सब मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ठीक ठाक कोऑर्डिनेशन हो रहा है? बॉर्डर को लेकर इश्यूज तो नहीं होंगे लोगों को? हमारे कभी इश्यूज नहीं थे। बीच में कंफ्यूजन था ना आपको, कभी वो कंफ्यूजन बंद करते हमने थे, कभी आप बंद कर देते नहीं, थे। हमने 1 हफ्ते के लिए उस टाइम किया था जब ये था कि वो दिल्ली के अस्पतालों वाली बात, जब हम सर्वे करा रहे थे जनता से। लेकिन हमारा कभी किसी से कंफ्यूजन नहीं हुआ।
मैं एक सवाल चाइना पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी वैसे ने ये इंटरव्यू केवल कोरोना पे था। बस मैं चाइना पे एक ही सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम दो तीन प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। मेरा केवल ये कहना है कि पूरा देश इस टाइम गुस्से में है, पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, पूरा देश सरकार के केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। अगर हम उस टेरिटरी को नहीं छुड़ा पाए तो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें इसको वापस छुड़ाना चाहिए किसी भी तरह से। दूसरा मेरा ये मानना है कि 1962 में भी चीन ने धोखा दिया था जब जवाहरलाल नेहरू थे। हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पिछले कुछ सालों की भी वही परिस्थिति रही, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन चाइना ने धोखा दिया। मुझे लगता है अब हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि दोस्ती जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ चौकन्ना भी रहें, ये सोच के कि कभी भी हो सकता है धोखा दे दे, उसकी भी तैयारी साथ साथ रहनी चाहिए ताकि अगला धोखा ना हो सके। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है आपका चैनल झूठ दिखा रहा है। इसका मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। और आपका चैनल कह रहा है, मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। तो आपको लगता है यथास्थिति जो थी पुरानी वो मेंटेन होनी चाहिए और चाइना को पुशबैक करना चाहिए? क्यों आपको नहीं बुलाया गया? हम आपकी राय भी जरूरी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, केंद्र एक राज्य में आपकी सरकार है, एक राज्य में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन में हैं। उनकी मर्जी। चाइनीज गुड्स को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, बॉयकॉट करना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या विचार है? मुझे ये लगता है कि आज की चाइना के साथ जो परिस्थिति है, एक तरफ उससे तो निपट रहे हैं टेरिटोर उस पे सीमा पे, लेकिन इसे एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। आज हमारी पूरी मार्केट के ऊपर चाइना का जबरदस्त कब्जा है। पूरी मार्केट चाइना पे निर्भर। ये जैसे गणेश जी की मूर्तियां हैं, बताओ गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाइना से बन के आती है, दिवाली के पटाखे चाइना से बन के आते हैं, झड़ियाँ चाइना से, लड़ियाँ चाइना से बन के आती हैं। क्यों? क्या हमारे देश के उद्योगपति और व्यापारी काबिल नहीं है क्या? बिल्कुल काबिल हैं। थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मुझे लगता है वॉर फुटिंग के ऊपर एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि चाइना से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेनली आते हैं और व्यापारियों को और उद्योगपतियों को बुलाया जाए और कहा जाए बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जम के बनाओ, सरकार पूरा सहयोग करेगी। इसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख के अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रोजगार पैदा कर सकते हैं। और कुछ दिल्ली सरकार भी अपना उसमें कुछ पहल करेगी? दिल्ली सरकार बहुत छोटा है इस पूरे इसमें नेशनल लेवल पे, क्योंकि एक आप पे आरोप लग रहा है कि आप जो सीसीटीवी का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, सीसीटीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो चाइनीज कंपनी के पास है, उसको देख सकते हैं। वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वो हमने तो केंद्र सरकार को दिया था कॉन्ट्रैक्ट, केंद्र सरकार की एक कंपनी बीएल ने आगे किसी और कंपनी को दे दिया, पर वो राजनीति है। मैंने मोटे मोटे तौर पे कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं जब हम अपनी देश की प्रोडक्शन को बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, सरकार कहती है कि इस समय मोदी जी से या सरकार से चाइना पे सवाल पूछना देशद्रोह के बराबर है। आपको लगता है कि इस समय जो ऑपोजिशन है, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है, वो रोज सवाल पूछते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, या सवाल पूछना डेमोक्रेटिक राइट है, चलता रहना? कांग्रेस क्या करती है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका अपना राजनीति है, उनका अपना सोचना है। पर मुझे लगता है नंबर 1 कि जनतंत्र के अंदर सवाल पूछे जाने चाहिए, और नंबर 2 कि जब नेशनल आपदा आए,
इस तरह की जब दूसरे देश के साथ, तो जिस मर्जी पार्टी की सरकार हो, चाहे हमारी उससे कितने भी राजनीतिक वो हों, तब सारे देश को इकट्ठा होके अपने नेशनल गवर्नमेंट को और आर्मी का साथ देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, हमसे बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। क्योंकि दिल्ली के लिए जंग अभी बहुत बड़ी है, जारी है, और उम्मीद यही कर रहे हैं जो रेस है सबसे आगे रहने की कोरोना में, इसमें हम जितना पीछे आ जाएं शायद उतना ही बेहतर है, वहाँ पे नंबर 1 होने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बताते हुए कि अब स्थिति बहुत अगले आने वाले 5-7 दिनों में क्रूशल है। कुछ सुधार किए गए हैं पिछले कुछ दिनों को देखते हुए, और उससे उसका कुछ इम्पैक्ट भी अब नजर आने लगा है। पर जरूरत यही है कि सावधानी अभी पूरी रहे और सरकार इसी तरीके से काम करती रहे, सबको साथ में लेकर, तो शायद दिल्ली में कोरोना वायरस पर विजय जरूर पाली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।